डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आपके साथ फेसबुक लाइव हैं और प्रतिदिन 10th क्लास का हिंदी इस समय हम आपको पढ़ाते हैं। आज भी हम आपको हिंदी ही पढ़ाएंगे और लेख, भावार्थ और प्रश्न उत्तर के साथ हम समाप्त कर चुके हैं। वो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड भी हो चुका है। उसमें अभी PDF नहीं डाला गया है, PDF डाल दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो पाठ्य पुस्तक वर्णिका है उसमें कुल 5 कहानियां हैं। पांचों कहानियों को हम पढ़ा चुके हैं। उसका क्वेश्चन आंसर भी हम स्पेशल करा चुके हैं आपके लिए। पांचों कहानियों का वीडियो जो है हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुका है। कल जो पढ़ाए थे उसका वीडियो 1-2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग बारी बारी से चैप्टर वाइज PDF अपलोड करने का काम करेंगे। अब हम शुरू करते हैं गद्यखंड। गद्यखंड में कुल 12 अध्याय हैं। उसको क्वेश्चन आंसर के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। व्याकरण का कुछ वीडियो हम आपको YouTube चैनल पर डायरेक्ट अपलोड करेंगे। उसकी सूचना लाइव क्लास में हम देंगे आपको। सबसे पहले संक्षेपण का वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे और मार्किंग स्कीम का, जिसकी सूचना फेसबुक के जरिए आपको मिल जाएगी। कुछ और भी हम आपके लिए नया करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी वो खुशखबरी आपको मिलेगी। आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। हमारे YouTube चैनल का सर्चिंग वर्ड है सरोज मिश्रा, दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। हमारे YouTube चैनल का नाम है दुर्गा ट्यूटोरियल। दुर्गा ट्यूटोरियल के साथ सरोज मिश्रा जोड़कर सर्च कीजिएगा, तुरंत आप हमारे YouTube चैनल पर पहुंच जाइएगा। वहां से आपको हर तरह का लिंक मिल जाएगा। बहुत जल्दी दूसरा लिंक भी हम आपको फेसबुक के जरिए उपलब्ध कराने वाले हैं, ताकि आप आसानी से हमारी विषय वस्तु को प्राप्त कर सके। तो आइए अब हम सीधे चलते हैं आज की पढ़ाई पर। आज जिस पाठ की चर्चा हम करेंगे उस पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पाठ के लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी कोई विशेष परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये काफ़ी मशहूर व्यक्तित्व हैं। भारत के संविधान को जो भी जानता है वह अंबेडकर जी को भी जानता है। इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। वे अपने समय के नामी शिक्षित व्यक्ति थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए और लंदन गए। ध्यान दीजिएगा, बड़ौदा के महाराज ने इनकी प्रतिभा को देखते हुए काफ़ी मदद किया और इनको न्यूयॉर्क और लंदन तक पढ़ाई का खर्चा दिया। ये उच्च कोटि के इतिहासकार, कानून के जानकार, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और धर्म दर्शन के व्याख्याता थे। समाज राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सी सक्रिय भूमिका भी निभाई और अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के कल्याण और उत्थान के लिए इन्होंने अथक संघर्ष किया। भारत के संविधान निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका को देखते हुए इनको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इनका निधन दिसंबर 1956 में
दिल्ली में हुआ था। चूँकि यहाँ हम साहित्य के हिसाब से उनका परिचय ले रहे हैं, तो ये अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं किए, अनेक व्याख्यान दिए, जिनमें से कुछ प्रमुख है: द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और ये जो आपका पाठ है वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है उसी से लिया गया है। यह एक सभा का अध्यक्षीय भाषण था, जो वहाँ के आयोजकों को किसी आपत्ति के कारण ये भाषण को नहीं पढ़ा जा सका। उनके उस भाषण का हिंदी रूपांतर ललन सिंह यादव किए हैं। उसी का अंश ये लेख है जो आपको पाठ के रूप में पढ़ने को मिला है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन नाम से। इसमें मुख्य रूप से लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में यह विडंबनापूर्ण लगता है कि आज भी कुछ लोग जातिवाद के पोषक हैं। यानी कि समाज में लोग जाति पाति को समाप्त करना नहीं चाहते हैं। वे जातिवाद को उचित ठहराते हैं और कहते हैं, इसके पीछे तर्क देते हैं कि समाज में श्रम विभाजन के लिए जातिवाद जो है वह जरूरी है। अगर समाज में कौन सा काम कौन व्यक्ति करेगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आज की परिस्थितियों में निबंध नहीं लिखा गया है। ये निबंध बहुत पहले का है और आज की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बहुत बदल चुकी है। तो जिस समय जातिवाद बहुत अधिक प्रभावी था समाज में, आज के समाज में जातिवाद उतना नहीं प्रभावी है। आज हर जाति के लोग हर तरह के काम कर रहे हैं, किसी को कोई खास आपत्ति नहीं है। ये उस वक्त की बात है जब एक ब्राह्मण का लड़का खेत में जाकर हल चलाता था तो लोग उसको हे दृष्टि से देखने लगते थे, या किसी शूद्र व्यक्ति से कोई लोग पूजा पाठ करवाना नहीं चाहते थे। तो ये पुराने सामाजिक संदर्भ की रचना है। आज के संदर्भ में इसका कुछ मायने अलग हो सकता है, क्योंकि ये बहुत पुराना निबंध है। मौलिक रूप से ये आज का 2-4 वर्ष पहले का लिखा हुआ निबंध नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंबेडकर जी 1956 में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो ये लगभग 100 वर्ष पहले लिखा गया निबंध है। 100 वर्ष से थोड़ा कम पहले की बात है। तो 50 वर्ष में जो है सामाजिक तस्वीर बहुत ज़्यादा बदल जाती है। 10 वर्षों में बहुत कुछ बदलाव आ जाता है। तो सोचिए उस समय की स्थिति में आज की स्थिति में बहुत बदलाव आया होगा। आज से 30-40 साल पहले मंदिर में शूद्रों को प्रवेश नहीं देने दिया जाता था, तो उस समय कानून बनाना पड़ा था सरकार को। आज वैसी स्थिति नहीं है। तो उस समय के हिसाब से ये लिखा गया निबंध है। तो उसकी व्याख्या जो है ऐतिहासिक संदर्भ में भी मैं कर रहा हूं। थोड़ा सा वर्तमान से इसको जोड़ने पर आपको परेशानी होगी। तो लेखक कहते हैं कि यह विडंबनापूर्ण बात लगती है कि आज भी कुछ लोग जाति के पोषक हैं। वे इसका विभाजन समर्थन करते हैं श्रम विभाजन के आधार पर, किंतु यह गलत है, क्योंकि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं करती है बल्कि श्रमिक का विभाजन कर देती है और समाज में ऊंच नीच की भावना को जो है वह बढ़ाती है। जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन का आधार मान भी लिया जाए, लेखक कहते हैं कि मान भी लिया जाए,
तो ये स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो पेशा परंपरागत पेशा है, माता पिता दादा दादी का पेशा आने वाला बच्चा अपनाए ही, उसकी उसमें रुचि हो। तो ये कहते हैं कि अगर हम श्रम विभाजन के आधार पर समाज में जाति को जोड़ दें और उनके हम कर्म को जोड़ दें, तो फिर बच्चे की रुचि की तो इसमें कोई जो है महत्व नहीं रहती है। इसलिए इसका निर्धारण जो किया जाता है ये दोषपूर्ण है, इसमें एक फॉल्ट है जो व्यक्ति को एक पेशे से बांध देती है, ये स्वाभाविक नहीं है। इसमें उसका विकास जो होता है अवरुद्ध हो जाता है, बाधित हो जाता है। इस प्रकार अगर श्रम विभाजन की दृष्टि से भी देखा जाए तो जाति प्रथा जो है वह आपको दोषयुक्त है, उचित नहीं है। तो लेखक इस तरह से जाति प्रथा को दोषपूर्ण मानता है और कहता है कि समाज के लिए जाति प्रथा एक उपयुक्त चीज नहीं है, अनुपयुक्त चीज है। तो फिर कोई भी लेखक अगर किसी समस्या को उठाता है तो उस समस्या का समाधान भी उसको सुझाना पड़ता है। तो फिर वह इस बात का उत्तर देता है, लोग तर्क देते हैं, तब ठीक है आप बताइए आप किस तरह का समाज देखना चाहते हैं। तो लेखक कहता है कि एक ऐसा आदर्श समाज बने जिसमें हर कोई स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के साथ रह सके। उसमें इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी आवश्यक परिवर्तन संभव हो सके, यानी समाज में कोई बदलाव की जरूरत हो तो आसानी से किया जा सके। लेखक की दृष्टि में लोकतंत्र शासन की एक केवल शासन प्रणाली या विशेष शासन प्रणाली नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्तम और सामाजिक अनुभवों से सम्मिलित आदान प्रदान भी होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सभी के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। ये जो आपका पाठ था उसको हमने आपको समझाया। अब हम बात करेंगे इस पाठ में आए हुए प्रश्नों की और उनके उत्तर की। इस पाठ में जो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उसके उत्तर की भी हम बात आपको करेंगे। तो आइए कुछ प्रश्न और उत्तर की दुनिया में चलते हैं और एक प्रश्न लेते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है, कैसे? ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर देखा जाए अंबेडकर की दृष्टि में जाति प्रथा आर्थिक पहलू से हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि और उसकी आत्मशक्ति को दबाकर उसे अस्वाभाविक नियमों से जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। इसे एक बार और समझिए कि सच अंबेडकर की दृष्टि में जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है, कैसे? तो उनके अनुसार जाति प्रथा आर्थिक पहलू से हानिकारक इसलिए है कि इसमें स्वाभाविक रूप से प्रेरणा रुचि और आत्मशक्ति को दबा दिया जाता है और मनुष्य को अस्वाभाविक नियमों से जकड़ दिया जाता है, जिसके कारण वह निष्क्रिय हो जाता है। यही अंबेडकर जी कहना चाहते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहले आपको बता रहे हैं। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में यही तर्क देते हैं कि जिस तरह आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन अनिवार्य है, उसी तरह इस प्रथा में भी श्रम का विभाजन अनिवार्यतः हुआ है। यानी कि जाति प्रथा के पोषक ये कहते हैं कि समाज में किसी काम को
श्रम का विभाजन किया जाता है, यानी कि अलग अलग काम अलग अलग व्यक्ति के जिम्मे लगाया जाता है, उसी तरह से हमारे समाज में श्रम विभाजन के लिए, काम को सहूलियत के लिए अलग अलग लोगों के जिम्मे अलग अलग काम लगा दिया जाता है, और इस कारण से ही जाति प्रथा का विकास हुआ है। बात करते हैं एक और प्रश्न की। वो प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने भाईचारा, सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान को आवश्यक माना है। समाज में सब भाई भाई की तरह रहें और सब में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रहे। इसे एक बार और सुनिए। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो हमने आपको पाठ सारांश में भी बताया कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक कहता है कि समाज में समानता, भाईचारा और एक जैसा जीवन चर्चा, प्रेम अगर होगा तो समाज हमारा इसे आगे बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति हमारा श्रद्धा और सम्मान बने रहना चाहिए। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। ये देखिए, ये दो प्रश्न जो हम आपको बताए, आपके टेक्स्ट बुक किताब को भी देखिएगा तो उसमें ये दोनों प्रश्न मिल जाएंगे। तो लेखक ने जातिवादियों के तर्क को आपत्तिजनक कहा है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का विभाजन भी होता है और लेखक की दृष्टि में यह आपत्तिजनक है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। लेखक श्रम विभाजन और जाति प्रथा में किस विडंबना की बात करते हैं। तो हमने आपको बताया शुरू में ही कि लेखक कहता है कि यह बहुत विडंबनापूर्ण बात है कि हमारे समाज में आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं और इसके लिए वे तर्कों का सहारा लेते हैं। वह तर्क देते हैं कि समाज में श्रम विभाजन के लिए जातिवाद का होना जरूरी होता है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जातिवाद सिर्फ श्रम का ही विभाजन नहीं करता है बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन कर देता है। आपको हमने बता दिया, उसी में इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। बहुत नाइस क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। तो जाति प्रथा के कारण लोग एक ही पेशे में बंधे होने को विवश रहते हैं, वे चाहकर भी पेशा नहीं बदल पाते हैं। इस प्रकार भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण जाति प्रथा भी बनी हुई है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि लेखक की दृष्टि में आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह है कि जाति प्रथा के कारण बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थापूर्ण करते हैं। इसे कोई काम ठीक से नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में किसी को कुशलता भी प्राप्त नहीं होती है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा माना है। तो लेखक ने अपने निबंध में मानवीय, सामाजिक, आर्थिक आदि सभी पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा माना भी है और उसे सिद्ध भी किया है। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ आपका ये पाठ
समाप्त होता है। कल बहुत सुंदर एक कहानी है, आपको नलिन विलोचन शर्मा की कहानी 20 के दांत, जिसमें खोखा का दांत कैसे टूटा, बहुत रोचक और अच्छी कहानी है, आपको पसंद आएगी। तो कल फिर मिलते हैं हम शाम 7 बजे इसी फेसबुक लाइव क्लास में। और इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप दोबारा हमारे YouTube चैनल पर कुछ प्रश्नों के साथ PDF के साथ देख पाएंगे। पहले वीडियो लोड किया जाएगा, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर का PDF अपलोड करेंगे। हम कुछ दिन इसलिए PDF अपलोड करने में समय लगाते हैं ताकि आप पाठ को सुने और सुनकर उसको याद करने की कोशिश करें। सुनी हुई बात जल्द याद होती है और अच्छे ढंग से याद होती है। और अगर 2 बार 3 बार आप सुन लीजिएगा तो आपको बहुत बढ़िया से ये चैप्टर याद हो जाएगा। आज सुनना पढ़ने से ज़्यादा आसान होता है। आप कहीं भी बैठकर इत्मीनान से सुन सकते हैं। पढ़ने के लिए उपयुक्त जगह चाहिए। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि PDF के चक्कर में कम रहिए, पहले लेक्चर को सुनिए। और PDF आपको मिलेगा, ये निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें नो डाउट, कोई संदेह है ही नहीं, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। हम जो कहते हैं उसे करके पूरा करते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। और कोर्स समय से पहले आपका खत्म होगा। परीक्षा से 1 महीना पहले सभी विषय के कोर्स समाप्त हो जाएंगे। कुछ लोगों की मांग संस्कृत के लिए है, अभी आपका पहले हिंदी समाप्त हो जाए, उसके बाद केमिस्ट्री हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 सेट हम लोग अपलोड किए हैं, उसमें 2-4 दिन का अंतराल लेते हैं ताकि आप याद कर लें। 40-50 प्रश्नों का हम लोग सेट बनाते हैं, तो 50 प्रश्न आप अगर 15-20 क्वेश्चन भी याद करेंगे तो 2-3 दिन में याद कर लें। हम लोग 5-10 सेट देने वाले हैं, पहले ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, फिर हम आपको जो है PDF भी, उसका PDF उपलब्ध है। जो भी ऑब्जेक्टिव हम आपको डाले हैं 10th क्लास का, उसका PDF जो है आपको उपलब्ध है। आप हमारे YouTube चैनल के लिंक से जाकर उसका PDF देख सकते हैं। तो आपको करीब करीब सारे विषयों की तैयारी हो रही है। और हमारे तरफ से एक RPC चल रहा है, रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसमें बहुत कम समय में मात्र 20 घंटा के वक्त में कोई एक विषय 10 मॉडल सेट के साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। और आप उसको अगर तैयार कर ले तो फिर किसी दूसरे किताब की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आप उसको बढ़िया से याद करें, बढ़िया से सुने। तो फिर मिलते हैं हम आपसे कल 7 बजे हमारे YouTube चैनल पर। फिर देखने के लिए सर्च कीजिए दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। तब तक के लिए आप हमारे लेक्चर जो भी सुने सबको हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।